Guys, this is Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you on my YouTube channel. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने विलियम शेक्सपियर का एक फेमस ड्रामा स्टार्ट किया था एंड द टाइटल ऑफ दैट ड्रामा इज़ एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर और उसके वर्क से रिलेटेड कुछ जानकारी हमने अपने लास्ट लेक्चर में लिया था। आज के लेक्चर में विलियम शेक्सपियर के उसी ड्रामा जिसका टाइटल है एज यू लाइक इट के समरी को या स्टोरी को समरी के रूप में हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने विलियम शेक्सपियर के साथ साथ इस ड्रामा एज यू लाइक इट का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था और उस लेक्चर में हमने कुछ फेमस कैरेक्टर्स के बारे में भी जानकारी ली थी कि इस प्ले में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन हैं और उनका इस प्ले के जो अदर कैरेक्टर्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी हमने जानकारी लिया था। आज आपके इस ड्रामा का मैंने एक कैरेक्टर मैप तैयार किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। थोड़ी ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ मैंने इस मैप को तैयार किया है ताकि आपको पूरा ड्रामा ईजिली समझ में आ जाए कि यहाँ पर किसके साथ किसका क्या रिलेशन है और कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस प्ले को डिस्कस करने से पहले ये जो आपके सामने कैरेक्टर मैप दिया हुआ है या जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो मेन चीज़ें हैं उन पे फोकस करना चाहूँगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि देखिए आपके सामने जो कैरेक्टर मैप दिया हुआ है, हर एक कैरेक्टर को मैंने बॉक्स के अंदर सर्किल किया है, यानी बॉक्स के अंदर इंक्लूड किया है, बॉक्स में बंद किया है और हर एक बॉक्स के साथ मैंने एक एरो का निशान दूसरे बॉक्स तक पहुंचाया है। मतलब एरो के निशान के साथ दो बॉक्स आपस में कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव माइंड के साथ देखें तो आप पाएंगे कि कुछ एरोज पे या कुछ लाइंस पे डबल एरो है, मतलब दोनों साइड एरो का निशान बना हुआ है, और कुछ लाइन में सिंगल साइड एरो है, मतलब एक ही साइड में एरो का निशान बना हुआ है, जैसे तीर का निशान होता है आगे नुकीला। तो आप देख ही रहे होंगे अपने इस स्क्रीन पे कि कुछ कैरेक्टर्स के साथ जो लाइन है या जो निशान है या ये जो लाइन खींची हुई है, इस पर डबल एरो है, दोनों साइड एरो का निशान बना हुआ है, और किसी में सिंगल साइड एरो है। इसका मतलब ये है, पहले इनको समझ जाएंगे तो आगे आपको इनके साथ दूसरे का क्या कनेक्शन है वो भी समझ में आ जाएगा। जिसमें डबल साइडेड एरो हैं, मतलब दोनों साइड में तीर का निशान है, उसमें ये दिखाया जाता है कि जो दोनों बॉक्स में ये जुड़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप दूसरी लाइन में जो दूसरा बॉक्स है ऊपर से नीचे की तरफ, एक तरफ है सीलिया और दूसरी तरफ है रोजेलिंड, ग्रीन कलर में है सीलिया और रोजेलिंड रेड कलर में। इन दोनों के बीच में जो लाइन है उसमें आपने देखा होगा कि दोनों में एरो लग रहा है, दोनों में एरो लग रहा है और ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट फ्रेंड, एरो के ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट फ्रेंड। और दोनों साइड एरो का मतलब ये हो गया कि सीलिया रोजेलिंड की बेस्ट फ्रेंड है और रोजेलिंड सीलिया की बेस्ट फ्रेंड है। तो दोनों साइड एरो का मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो दोनों साइड से है, सिंगल साइड रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो एरो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं। ये जो प्ले है एज यू लाइक इट, इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं पहले उसकी बात करें तो आपने शुरू में दो बॉक्स देखा होगा। एक बॉक्स में रेड कलर में लिखा हुआ है ड्यूक फ्रेडरिक, दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है ड्यूक सीनियर ग्रीन कलर में। बात करें ड्यूक सीनियर और ड्यूक फ्रेडरिक, तो ये दोनों आपस में भाई हैं
और ड्यूक सीनियर क्या है, उस समय इंग्लैंड का राजा या स्कॉटलैंड का राजा है। मतलब राजा कौन होता है, ड्यूक सीनियर। लेकिन उसका जो छोटा भाई होता है कौन, ड्यूक फ्रेडरिक, ये क्या करता है, ये अपने बड़े भाई को सिंहासन से उतार करके उसको देश निकाला दे देता है और खुद वहाँ का राजा बन जाता है। जैसा कि एरो के ऊपर लिखा है ब्रदर ऑफ ड्यूक सीनियर। ड्यूक फ्रेडरिक किसका भाई है, ड्यूक सीनियर का भाई है। और एग्जाइल्ड बाई, जो ड्यूक सीनियर, एग्जाइल्ड मतलब निष्कासन, ड्यूक सीनियर का निष्कासन किसके द्वारा कर दिया जाता है, ड्यूक फ्रेडरिक का। तो ऊपर के दोनों कैरेक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए इन दोनों कैरेक्टर से रिलेटेड जो नीचे वाला बॉक्स है उसको देखते हैं। तो ड्यूक फ्रेडरिक के नीचे एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है सीलिया और एरो लगा हुआ है, उस एरो पे लिखा है फादर ऑफ। मतलब ड्यूक फ्रेडरिक का फादर कौन है, सॉरी ड्यूक फ्रेडरिक किसका फादर है, सीलिया का। मतलब सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। दूसरी साइड में देखेंगे तो ड्यूक सीनियर के नीचे जो बॉक्स है उसमें लिखा है रोजलैंड और उस पे एरो पे लिखा है फादर ऑफ। इट मीन्स रोजलैंड का फादर कौन है, ड्यूक सीनियर। तो समझ में आ गया कि ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया और ड्यूक सीनियर की बेटी रोजलैंड, मतलब दोनों आपस में क्या हो गई, चचेरी बहन। ठीक है, ये कजिन सिस्टर हो गई। अब ये दोनों कजिन सिस्टर के साथ साथ एक बेस्ट फ्रेंड थी। मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा लव था और इतना ज़्यादा लव था कि वो सिस्टर के से ज़्यादा फ्रेंड के रूप में रहती थी। आगे नीचे चलें तो आपने राइट हैंड साइड में आपने देखा होगा एक कैरेक्टर ड्यूक सीनियर के जस्ट बगल में एडम लिखा हुआ होगा और एडम के नीचे एक बॉक्स है जिसमें लिखा है सर रोलैंड डी बॉयज़। सर रोलैंड डी बॉयज़ एक और है, इसमें 3 फादर हैं। एक तो हो गया ड्यूक फ्रेडरिक, दूसरे फादर हो गए ड्यूक सीनियर और तीसरे फादर हैं सर रोलैंड डी बॉयज़। ये अदर स्टोरी चलेगी तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। सर रोलैंड डी बॉयज़ के 3 बेटे थे। अभी हमने आपके सामने 2 ही बेटों का जिक्र किया है, तीसरे बेटे को हम स्टोरी में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके सामने दिया हुआ है कि सर रोलैंड डी बॉयज़ के 2 बेटे हैं, एक है ऑरलैंडो और एक है ओलिवर। ठीक है, ऑरलैंडो और ओलिवर। ऑरलैंडो किससे प्रेम करता है, रोजलैंड से, और रोजलैंड भी किससे प्रेम करती है, ऑरलैंडो से। तो देखो दोनों साइड एरो लगे हुए हैं, तो ऑरलैंडो और रोजलैंड एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और ऑरलैंडो और ओलिवर का बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों भाई हैं। अब हम चलते हैं एडम के ऊपर। एडम जो है ना, ये ओल्ड सर्वेंट है, बूढ़ा एक नौकर है किसका, सर रोलैंड डी बॉयज़ का। और रोलैंड डी बॉयज़ इस समय डाइड हो चुके हैं, मतलब मर चुके हैं। तो एडम किसके साथ रह रहा है, ओलिवर और ऑरलैंडो के। लेकिन वो सपोर्ट ज़्यादा किसको करता है, ऑरलैंडो को, क्योंकि ऑरलैंडो सही कैरेक्टर है इसमें। अब आगे बात करें, ऑरलैंडो किससे प्रेम कर रहा है, रोजलैंड से, जबकि उसका भाई ओलिवर किससे प्रेम करेगा, सीलिया से। सीलिया कौन है, ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी। यहाँ तक का कैरेक्टर आपको समझ में आ गया है। अब चलिए, सीलिया के नीचे एक कैरेक्टर है टच स्टोन, पिंक कलर में लिखा हुआ है टच स्टोन। तो टच स्टोन दरबार में रहने वाला एक कैरेक्टर है जो मोकरिक काम करता है, मजाक वगैरह करता रहता है, मतलब कॉमिक रिलीफ के रूप में है, ये आनंद प्रदान करता है या हंसी मजाक करता रहता है। तो टच स्टोन एक कैरेक्टर है जो किसकी सहायता करता है, तो आपने देखा होगा टच स्टोन से 2 तीर निकल रहे हैं, एक एरो जा रहा है रोजलैंड की साइड में, एक एरो जा रहा है सीलिया की साइड में। तो मतलब ये सीलिया और रोजलैंड दोनों की क्या करता है, हेल्प करता है, उनके साथ रहता है। ठीक है, टच स्टोन के नीचे आपने एक कैरेक्टर देखा होगा जिसका नाम है ऑड्रे। ऑड्रे जो है एक क्या है, फीमेल कैरेक्टर है और ये जंगल में पाई जाएगी। जंगल, कौन से जंगल की बात करेंगे, तो हमने जैसा कैरेक्टर वो इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन किया था, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। तो उस फॉरेस्ट में ये रहती है और ये किससे प्रेम करती है, टच स्टोन से, और टच स्टोन भी इससे प्रेम करता है। और ऑड्रे से एक व्यक्ति और प्रेम करता है जिसका नाम है विलियम। लेकिन विलियम का प्रेम क्या है, एक तरफा है, अकेला प्रेम करता है, ऑड्रे इससे प्रेम नहीं करती। ऑड्रे किससे कर रही है, वो टच स्टोन को कर रही है। इसके अलावा 2 कैरेक्टर और हम देख लेते हैं, जैसे नीचे लिखा है फेबे और सिलिवस। तो फेबे इसमें एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि रोजलैंड से प्रेम करने लग जाती है। तो आप कहोगे कि रोजलैंड भी फीमेल है,
फेबे भी फीमेल है, तो दोनों आपस में कैसे प्रेम कर सकते हैं? तो आपको स्टोरी में बताएंगे जब रोजेलिंड दरबार छोड़ करके वेश बदल के गैनीमेड के रूप में, एक जेंट्स के रूप में अपना वेश बदल लेती है और जंगल में चली जाती है और वहाँ फेबे इसको मिलती है, तो वो इसको फेबे रोजेलिंड को एक मैन मान के, एक बॉय मान के उसको प्रेम करने लग जाती है, ना कि उसे ये पता होता है कि रोजेलिंड भी एक फीमेल है। ठीक है, और फेबे से ही प्रेम कौन करता है? सिलिवस। लेकिन सिलिवस का भी प्रेम एक तरफा है, फेबे उसको प्रेम नहीं करती है। तो ये कैरेक्टर स्केच आपके सामने क्लियर हो गया होगा। एक बार अपना माइंड आप इस पर वापस से रिवाइज कर लेना, उसके बाद स्टोरी पढ़ना, आपको ईजिली स्टोरी समझ में आ जाएगी। अब चलिए हम स्टोरी की बात करते हैं। तो बच्चों, हम स्टोरी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि पूरी स्टोरी में, पूरे प्ले में दो मेन प्लेस इंपॉर्टेंट है, दो स्थान इंपॉर्टेंट है। एक स्थान है ड्यूक फ्रेडरिक या ड्यूक सीनियर का दरबार या राजा का दरबार, जो कि शहर में है, और दूसरा प्लेस या दूसरा स्थान जो है वो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, आर्डन का जंगल, उसकी बात करें। तो अभी हम जो स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टोरी हम दरबार से रिलेटेड या किंगडम से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड, सिटी से रिलेटेड बात करेंगे। तो हम बात करते हैं, तो देखिए जैसा कि टाइटल में लिखा है समरी ऑफ द प्ले और नीचे लिखा है इन द सिटी, मतलब जो स्टोरी अभी चल रही है वो सिटी में, मतलब दरबार में हो रही है। क्या दिख रहा है कि एज द प्ले बिगेन्स, जैसा ही ये प्ले बिगन होता है या ये ड्रामा स्टार्ट होता है, ऑरलैंडो जो होता है द सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज, जैसा कि अभी मैंने कैरेक्टर स्केच में बताया था कि ऑरलैंडो किसका बेटा है? सर रोलैंड डी बॉयज का। ये उनका जो बेटा होता है इज सीन, उसको दिखाई देता है टॉकिंग विद एडम, मतलब जब प्ले स्टार्ट होता है, जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो सबसे पहला सीन क्या दिखाई देता है कि ऑरलैंडो किससे बात कर रहा होता है? एडम से। एडम को कौन था? तो एडम मैंने बताया था उनका बूढ़ा नौकर था, किसका? सर रोलैंड डी बॉयज का। तो जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो ऑरलैंडो किससे बात कर रहा है? सर रोलैंड डी बॉयज के बूढ़े नौकर एडम से। ही टेल्स एडम, वो एडम को बताता है, कौन? ऑरलैंडो, कि हाउ अनजस्ट हिज ब्रदर इज टू हिम, कि उसका जो भाई है, कौन? ओलिवर, उसके साथ कैसे अन्याय कर रहा है। अन्याय करने का मतलब यह है बच्चों कि जब सर रोलैंड डी बॉयज, ऑरलैंडो और ओलिवर के फादर, जब वो उनकी डेथ हो रही थी तो उन्होंने ओलिवर को बुलाया, क्योंकि बड़ा बेटा वही था, और उन्होंने उससे कहा कि पूरी संपत्ति मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इस संपत्ति को आप दोनों आपस में, मतलब ओलिवर और ऑरलैंडो आपस में बांट लेना, और ऑरलैंडो आपसे छोटा है तो ऑरलैंडो के एजुकेशन वगैरह का अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा कह करके वो अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करते हैं, कौन? ऑरलैंडो और ओलिवर के फादर सर रोलैंड डी बॉयज। लेकिन उनकी डेथ के बाद ओलिवर जो है एडम उसको ऑरलैंडो के साथ, अपने छोटे भाई के साथ बैडली ट्रीट करने लग गया, बहुत बुरा व्यवहार करने लग गया। तो वो उससे दुखी होकर के, उसके व्यवहार से दुखी होकर के ऑरलैंडो एडम से, जो बूढ़ा नौकर है, उससे बात कर रहा है कि कैसे उसका भाई उसके साथ अन्याय कर रहा है। ओलिवर हिज एल्डर ब्रदर हैज़ नॉट प्रोवाइडेड हिम विद मच एजुकेशन एंड ओलिवर इज लिविंग लाइक इन द रॉयल पैलेस, मतलब ओलिवर जो है उसके एजुकेशन का भी ख्याल नहीं रख रहा है, किसके? ऑरलैंडो के, उसको सुविधाएं भी नहीं दे रहा है, और खुद कैसी ज़िंदगी जी रहा है जैसे कि वो एक दरबार में रह रहा हो, एक राजा के दरबार में ज़िंदगी जी रहा हो। ओलिवर एंटर्स एंड ऑरलैंडो स्टार्ट्स स्कोल्डिंग हिम फॉर हिज अनजस्ट बिहेवियर टुवर्ड्स हिम। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं उसी समय ओलिवर भी वहाँ आ जाता है, और ऑरलैंडो जो है ना उसको स्कोल्डिंग, उसको चिल्लाने लग जाता है, उसका बुरा भला कहने लग जाता है, किसको? ओलिवर को, कि कैसा बुरा व्यवहार उसके प्रति वो कर रहा है, मतलब ऑरलैंडो उससे शिकायत करने लग जाता है कि तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन ओलिवर रिफ्यूजेज टू एक्नॉलेज हिज क्लेम एंड ऑरलैंडो इज एंगर कैचेज होल्ड हिज नेक, थ्रेटन्स हिम टू गिव व्हाट ही लॉफुली ओव्स। लेकिन जैसे ही ओलिवर ने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता तुम किस बात को कह रहे हो या क्या कहना चाह रहे हो, तो इस बात को ऑरलैंडो को गुस्सा आ गया। मतलब ऑरलैंडो जब उसको शिकायत कर रहा था कि तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, तो ओलिवर साफ मना कर देता कि मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे तुम्हारी बातें नहीं समझ में आ रही थी। इस पे ऑरलैंडो गुस्सा हो जाता है और वो उसके कॉलर को या उसके गर्दन को बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है और चिल्लाने लग जाता है कि तुम मुझे वो सारी चीज़ें दे दो जिसका मैं नियम पूर्वक या न्यायपूर्वक अधिकारी हूँ।
लिखा है ना लॉफुली ऑव्स, मतलब जिसका मैं न्यायपूर्वक अधिकारी हूँ, मतलब न्याय के अनुसार मेरे हिस्से में जो आना चाहिए आप मुझे वो सारी चीज़ें दे दो। एडम ट्राइज टू इंटरफेयर एंड काम देम डाउन। इसी बीच में एडम आ जाता है उन दोनों की लड़ाई के बीच में और उन दोनों को क्या कर देता है, शांत कर देता है। ओलिवर कॉल्स एडम एन ओल्ड डॉग हु गेट्स हर्ट अपॉन सच अ कम्प्लीमेंट। ओलिवर गुस्से में आकर के एडम को बोलता है तुम कुत्ते हो, उसको कुत्ता बोलता है, बूढ़ा कुत्ता, जिससे एडम बहुत दुखी होता है ऐसी बातें सुन करके। ओलिवर इज क्वाइट सरप्राइज्ड एट द रिबेलियस बिहेवियर ऑफ ऑरलैंडो। और ओलिवर इसके साथ साथ, गुस्से के साथ साथ वो सरप्राइज भी था कि ऑरलैंडो इतना रिबेलियस, इतना विद्रोही स्वभाव का कैसे हो गया है। सून ओलिवर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेट रिड ऑफ ऑरलैंडो। जल्दी ही ओलिवर को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिलता है कि वो ऑरलैंडो से छुटकारा प्राप्त कर ले। कैसे? अ रेसलिंग मैच इज गोइंग टू टेक प्लेस, मतलब दरबार की साइड से या दरबार राजा की साइड से एक रेसलिंग मैच, एक कुश्ती का मैच होने वाला था। और ऑरलैंडो हैज़ चैलेंज्ड चार्ल्स। और ऑरलैंडो ने क्या काम कर दिया कि राजा का जो कुश्ती पहलवान था चार्ल्स, उसको उसने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। किसने? ऑरलैंडो ने, ओलिवर के भाई ने। रिनाउंड रेसलर टू अ ड्यूल, मतलब उसने किसको चैलेंज किया? एक फेमस कुश्तीबाज को। और ये बात जब ओलिवर को पता चली तो ओलिवर इनकरेज चार्ल्स टू किल हिज ब्रदर इन द ड्यूल। और जैसे ओलिवर को पता चला कि उसके भाई ऑरलैंडो ने चार्ल्स को चैलेंज किया है तो उसको मौका मिल गया। वो चार्ल्स के पास जाता है और वो उसको भड़काता है कि तू मेरे भाई को मार दे इस ड्यूल के दौरान या इस युद्ध के दौरान। फिर क्या होता है कि रेसलिंग मैच गोइंग ऑन टू टेक प्लेस एट द कोर्ट ड्यूक फ्रेडरिक हु हैज़ बैनिश्ड हिज एल्डर ब्रदर एंड हैज़ टेकन हिज थ्रोन। अब रेसलिंग मैच जारी है कहाँ? दरबार में। किसके दरबार में? ड्यूक फ्रेडरिक के, जिसने अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को गद्दी से उतार दिया है, उसको निष्कासन दे दिया है राज्य से और उसका जो थ्रोन है, उसका सिंहासन, उसको हथिया लिया है। ड्यूक फ्रेडरिक हैज़ अ डॉटर नेमली सीलिया। ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी थी कौन? सीलिया। हु लव्स हर कजिन रोजेलैंड। वो अपने कजिन रोजेलैंड जो ड्यूक सीनियर की बेटी थी उससे बहुत प्रेम करती थी। और रोजेलैंड कौन थे? डॉटर ऑफ बेनिस्ड ड्यूक, जैसा अभी मैंने बताया ड्यूक सीनियर की बेटी थी। सीलिया इज सो मच डिवोटेड टू हर कजिन दैट द न्यू ड्यूक इज फोर्स्ड टू कीप हर नीस इन हर कोर्ट। मतलब वो इससे इतना ज़्यादा प्रेम करती थी, कौन? सीलिया। किससे? रोजेलैंड से, कि उसके पिताजी को, किसके पिताजी को? सीलिया के, ड्यूक फ्रेडरिक को इस बात के लिए बाध्य होना पड़ा कि वो अपनी भतीजी रोजेलैंड को उसके पिताजी के साथ निष्कासित न करे, उसको दरबार में ही रखे। तो उसको दरबार में रखने के लिए वो राजी हो गया अपनी बेटी की वजह से। ओके, आगे देखिए। द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। जो वो रेसलिंग का मैच है ऑरलैंडो और चार्ल्स के बीच में, वो स्टार्ट होने वाला होता है। रोजेलैंड पिटीड फॉर ऑरलैंडो एंड फोर्सेस हिम टू गिव अप हिज चैलेंज। रोजेलैंड ने देखा कि ऑरलैंडो दुबला पतला सा व्यक्ति है, बहुत प्यारा सा व्यक्ति है, और दूसरी साइड में ऑरलैंडो से लड़ने के लिए कौन है? दरबार का कुश्ती पहलवान। तो वो ऑरलैंडो के ऊपर दया दिखाती है कौन? रोजेलैंड, और उसको रिक्वेस्ट करती है कि तू अपना चैलेंज वापस ले ले, लेकिन ऑरलैंडो मना कर देता है। बट फेल्स टू कन्विंस हिम, और वो ऑरलैंडो को मनाने में असफल रहती है। अल्टीमेटली प्रेज फॉर हिज विक्ट्री। जब देखती है कि ऑरलैंडो उसकी बात नहीं मान रहा है, लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो वो भगवान से उसकी विक्ट्री के लिए प्रे करने लग जाती है कि भगवान करे यही जीते। इन द मैच ऑरलैंडो डिफीट्स चार्ल्स। और इत्तेफाक से देखिए क्या होता है कि ऑरलैंडो हरा देता है किसको? चार्ल्स, दरबारी पहलवान को। ड्यूक इज क्वाइट हैप्पी विद ऑरलैंडो बट अपॉन लर्निंग दैट ही इज द सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज या सर रोलैंड हु वॉज हिज राइवल, ही बिकम्स कोल्ड विद ऑरलैंडो। ऑरलैंडो के जीतने पे ड्यूक फ्रेडरिक बहुत खुश है, लेकिन जैसे ही उसको ये पता चलता है कि ऑरलैंडो सर रोलैंड डी बॉयज का लड़का है, सर रोलैंड डी बॉयज जो कि
किसका विरोधी था? ड्यूक फ्रेडरिक का। जैसे उसको पता चलता है कि सर रोलैंड डी बॉयज़ का ही बेटा है ऑरलैंडो, वो उसके तरफ नज़रअंदाज कर देता है, या उसको नज़रअंदाज कर देता है, उसको अवॉइड कर देता है। जब ड्यूक वहाँ से चला जाता है, व्हेन ड्यूक गोज अवे, जब वहाँ से वो चला जाता है, रोजलिंड आस्क पार्डन टू ऑरलैंडो फॉर द रूड बिहेवियर ऑफ ड्यूक एंड गिव्स हिम नेकलेस एज ए रिवार्ड फॉर हिज ग्रैंड विक्ट्री। जैसे ही ड्यूक वहाँ से चला गया, फ्रेडरिक चला गया, तो रोजलिंड उसके बिहेवियर के लिए, ड्यूक फ्रेडरिक के बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगती है ऑरलैंडो से, और उसको अपने गले का नेकलेस उतार के, हार उतार के दे देती है, एक रिवार्ड के रूप में, उसके विक्ट्री के रिवार्ड के रूप में, उस जीत के उपहार के रूप में। बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर बट डू नॉट एक्सप्रेस। और इसी टाइम जब वो गिफ्ट दे रही थी, वो उसको उपहार दे रही थी, तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आंखों आंखों में एक दूसरे से उनके बीच में क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। उन दोनों के बीच में प्रेम ने स्थान ले लिया था, लेकिन दोनों ने अपने प्रेम का इजहार वहाँ पे नहीं किया। फिर आगे देखिए क्या होता है। इधर बात करें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की, तो अब जो स्टोरी स्टार्ट होगी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ जाएगी। तो जैसे उसने, रोजरलैंड ने किसको गिफ्ट दिया था? ऑरलैंडो को गिफ्ट दिया था। ये बात किसको पता चली? ड्यूक फ्रेडरिक को पता चली। और जब ड्यूक फ्रेडरिक को पता चली तो वो नाराज़ हो गया कि मैं राजा होकर के मैंने कोई उपहार नहीं दिया, उसको रिवॉर्ड नहीं दिया, तो इसने कैसे दे दिया? तो वो नाराज़ हो जाता है। लेटर ऑन देखिए, अब लेटर ऑन रोजलिंड इज कंसिडर्ड टू बी ट्रेटर बाय ड्यूक। मतलब अब ड्यूक ने रोजलिंड को बोला कि ये ट्रेटर है, देशद्रोही है, मतलब इसने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। एंड इज ऑर्डर्ड टू लीव द कोर्ट, और उसने ऑर्डर दे दिया कि रोजलिंड भी दरबार छोड़ के निकल जाए। सीलिया बीइंग डीपली डिवोटेड टू रोजलिंड डिसाइड टू अकम्पनी हर इन हर बेनिशमेंट। सीलिया उससे इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कि उसने भी डिसाइड किया कि रोजलिंड के साथ साथ वो भी वहाँ से दरबार छोड़ करके निकल जाएगी। दे मेक प्रिपरेशन फॉर फ्लाइट, वो भागने की तैयारी करने लग गए। टू अवॉइड एनी डिसग्रेस बोथ ऑफ देम डिसग्रेस देमसेल्व्स, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। टू अवॉइड एनी डिसग्रेस, हर एक प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करने के लिए या हर एक प्रॉब्लम को दूर रखने के लिए उन दोनों ने अपने आप का रूप बदल लिया। रोजलिंड बिकम्स अ यंग फॉरेस्टर्स नेमली गैनीमेड एंड सीलिया बिकम्स अ पुअर शेफर्डेस। रोजलिंड क्या बन जाती है? एक गडेरिया का रूप ले लेती है, एक जंगली व्यक्ति का रूप ले लेती है और नाम रख लेती है अपना गैनीमेड। और सीलिया जो है एक पुअर शेफर्डेस, मतलब एक गडेरियन का रूप ले लेती है और अपना नाम एलिनिया रख लेती है। एलिनिया आगे आपको मिल जाएगा, तो इसका नाम एलिनिया रख लेती है। दे एडवांस टूवर्ड द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, वो किधर की तरफ बढ़ने लग गए? मतलब दरबार छोड़ करके निकल गए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ। वेयर द बेनिस्ड फादर ऑफ रोजलैंड लिव्स अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स, और उस जंगल की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पर रोजलैंड के फादर ड्यूक सीनियर अपने फॉलोअर्स, अपने सहयोगियों के साथ वहाँ पे रह रहे थे। ऑन द अदर हैंड ऑरलैंडो इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द फैटल डेंजर दैट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ हिज विक्ट्री। इसी समय ऑरलैंडो को भी ये सूचना मिलती है कि उसके इस विजय के बाद उसके प्राण के लिए, उसकी जान के लिए खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसने भी 10 रन टू फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। वो भी आर्डन के फॉरेस्ट की तरफ या फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ भागने स्टार्ट कर देता है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। कौन? ऑरलैंडो। जैसे ऑरलैंडो को पता चलता है कि उसकी जान को भी खतरा है, वो भी भागने लग जाता है। तो देखो, दरबार से सीलिया और रोजलिंड फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ भाग रही हैं और उनका साथ देने वाला टच स्टोन भी उनके साथ में है। इधर ऑरलैंडो को जब पता चलता है उसकी जान को खतरा है तो वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ भागने लग जाता है। और उसका साथ कौन दे रहा है? एडम। ही इज फॉलोड बाय एडम। ऑन द वे एडम बिकम्स स्टार्व्ड विद हंगर एंड इज अनेबल टू वॉक। और रास्ते में एडम को क्या पता चल जाता है? एडम जो है थोड़ा सा दुखी हो जाता है, थक जाता है और वो चलने में असमर्थ हो जाता है भूख के कारण। फिर क्या होता है? ऑरलैंडो वॉन्डर्स इनटू द फॉरेस्ट फॉर द हेल्प एंड मीट्स बेनिस्ड ड्यूक हु अपॉन नोइंग द मैटर ऑर्डर्स हिज सर्वेंट्स टू ब्रिंग एडम टू देयर प्लेस।
ऑरलैंडो जब देखता है कि एडम की हालत ख़राब है, वो चल नहीं सकता है, भूखा है, तो उसकी सहायता के लिए वो लोगों को ढूंढने लग जाता है कि कोई मिल जाए जो उसकी सहायता कर सके। और इसी दौरान मीट्स बैनिस्ड ड्यूक, वो किससे मिलता है? निष्कासित राजा से मिलता है। और जब राजा को पूरे मैटर का पता चलता है तो उसने अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि एडम को उसके टेंट में या उसके वहाँ स्थान पर ले आया जाए। हियर ऑरलैंडो इज इंट्रोड्यूस्ड टू ड्यूक सीनियर, यहाँ पर ऑरलैंडो ड्यूक सीनियर से मिलता है और अपना पूरा इंट्रोडक्शन देता है। बीइंग डीपली इन लव विद रोजेलैंड, अब वहाँ पे जंगल में पहुँच तो गया है, लेकिन उसके अंदर जो रोजेलैंड के लिए प्रेम है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तो उसके अंदर जो डीप लव था रोजेलैंड के लिए वो ज़्यादा बढ़ रहा था, और इसकी वजह से उसने क्या काम किया? ऑरलैंडो राइट्स लव वर्सेस ऑन ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, उसने जंगल के हर एक पेड़ पे रोजेलैंड के लिए कुछ न कुछ प्रेम भरी लाइन लिखता रहता था। मतलब कि वो इतना ज़्यादा प्रेम करता था कि जंगल के हर एक वृक्ष पर वो रोजेलैंड के लिए प्रेम पत्र या प्रेम की लाइन लिखते रहता था। और फिर क्या हुआ? जब रोजेलैंड ने इस चीज़ को देखा, रोजेलैंड लर्न्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑरलैंडो इन द फॉरेस्ट, जब रोजेलैंड को पता चलता है कि ऑरलैंडो भी इसी जंगल में है, एंड डिजायर टू मीट हिम, उसने डिजायर किया कि वो उससे मिलेगी। ऑन मीटिंग ऑरलैंडो, जब वो ऑरलैंडो से मिलती है, रोजेलैंड इंक्वायर्स अबाउट हिज लव स्टोरी, रोजेलैंड उसकी लव स्टोरी को जानना चाहती है। अब जब वो ऑरलैंडो से मिलती है बच्चों, तो वो भेष बदले हुए रूप में रहती है। किस रूप में रहती है? गैनीमेड के रूप में, एक लड़के के रूप में होती है, जिस वजह से या इसकी वजह से ऑरलैंडो उसको पहचान नहीं पाता कि यही रोजेलैंड है। और जब वो पहचान नहीं पाता तो इसका फ़ायदा कौन उठाता है? रोजेलैंड उठाती है। और रोजेलैंड एक लड़का होते हुए भी उसके प्रेम के बारे में जानने की कोशिश करती है। फिर क्या होता है? हिज बिलवेड, उसकी जो प्रेमिका है, हु इज ऑफ कोर्स सी हरसेल्फ, जो खुद ही है वो, फॉर whom he has written a number of verses on the trees, वो उसकी प्रेमिका के बारे में जानना चाहती है जो वो खुद है, जिसके लिए वो पोएम लिख रहा है या लाइंस लिख रहा है पेड़ों पर। आफ्टर नोइंग अबाउट द डेप्थ ऑफ हिज लव फॉर रोजेलैंड एंड द कंडीशन ऑफ हिज लव सिक हार्ट, सी ऑफर्स टू क्योर हिम, जैसे उसको पता चलता है कि वो रोजेलैंड से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, कौन? ऑरलैंडो, और उसके प्रेम की पीड़ा को जानती है, कंडीशन ऑफ हर हिज लव सिक हार्ट, प्रेम में पीड़ित उसके हृदय के बारे में जानती है। सी ऑफर्स क्योर हिम, वो उसको ऑफर करती है कि मैं तुम्हारे इस प्रेम का इलाज कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें वो गनीमेड के रूप में रहती है। और बच्चों, इसके मन ही मन में, किसके मन में? रोजेलैंड के मन ही मन में वो अपने प्रेमी को और भी तड़पाना चाहती थी और भी अपने लिए प्रेम निकलवाना चाहती थी, इसलिए उसने सच्ची बात नहीं बताई और उसने ऑरलैंडो को और तड़पाने का डिसीजन लिया कि वो और इसको तड़पाएगी और अपने लिए उसको प्रेम कितना है उसके अंदर प्रेम ये जानेगी। मतलब उसको रोजेलैंड को अपने लिए प्रेम देख करके, किसके अंदर? ऑरलैंडो के अंदर अपने लिए प्रेम को देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और भी ज़्यादा प्रेम पाने के लिए वो उसको तड़पाने की कोशिश कर रही थी, उसको मज़ा आ रहा था। तो इसलिए इसने उसको सच्चाई नहीं बताई और उसने कहा कि तुम्हारे इस प्रेम के दर्द का मैं इलाज कर सकती हूँ। उसने क्या कहा? सी आस्क हिम टू कंसिडर हर, मतलब वो गैनीमेड के रूप में कहती है कि तुम मुझे रोजेलैंड मान लो, मतलब रोजेलैंड तो है ही, लेकिन उससे कह रही है कि मैं गैनीमेड हूँ और मुझे तुम रोजेलैंड मान लो, और रोजेलैंड मान करके तुम डेली आओ, कोर्ट हर एवरीडे, मुझे अपने प्रेम का इजहार डेली करो मुझसे। देखो उसको तड़पाने का तरीका देखो कि वो कह रही है कि मैं गैनीमेड हूँ और मुझे तुम रोजेलैंड मान के मुझसे रोज़ अपना प्रेम का इजहार करने के लिए मेरे पास आओ। तो वो उसके प्रेम को पाने के लिए उसका तरीका देखिए। आगे कहती है, सी टेल्स हिम दैट सी मतलब गैनीमेड के रूप में, वुड एक्ट एज रोजेलैंड, बोलती है कि मैं रोजेलैंड की तरह बिहेव करूँगी। सी विल बी फैंसीफुल, स्माइलिंग, सोरोफुल, हैप्पी, इमिटेटिव, टीयरफुल, नॉटी, etc.
बोलती क्या है कि वो सारी चीज़ बनेगी, उसके लिए फैंसीफुल बनेगी, स्माइलिंग बनेगी, सॉरोफुल जब वो दुखी होगा तो दुखी होगी, हैप्पी होगा तो हैप्पी होगी, इमिटेटिव बनेगी, टीयरफुल बनेगी, नॉटी बनेगी, एंड ही विल हैव टू हैंडल हर इन एवरी सिचुएशन, और वो उसके साथ हर एक सिचुएशन में रह सकता है या उसको हर एक सिचुएशन में अपना सहयोगी के रूप में प्राप्त कर सकता है। तो देखो वो उसके मन को आकर्षित करने के लिए कहती है कि मैं रोजेलैंड बनूंगी और मैं तुम्हारे रोजेलैंड के अंदर जो भी नॉटीनेस है, जो हैप्पीनेस है, वो सारी चीज़ें मैं अपने अंदर लेके आऊँगी, और तुम जो है मुझसे अपने प्रेम का इजहार डेली करो और मैं तुम्हारे प्रेम का इलाज करूँगी। इन दिस वे ही विल बी क्योर्ड ऑफ लव सिक हार्ट, और इस तरह से उसके प्रेम का इलाज हो जाएगा, ऐसा वो कहती है किससे? ऑरलैंडो से। फिर क्या होता है? ऑरलैंडो एग्रीज एंड प्रोमिसेस टू रिटर्न बैक विद इन 2 आवर्स। ऑरलैंडो उससे कहता है ठीक है, मैं जैसा तुम कहते हो वैसा मैं करूँगा, मैं अभी 2 घंटे में आऊँगा। बट ही डज नॉट कम, लेकिन वो 2 घंटे में लौट करके नहीं आता। रोजेलैंड बिकम्स क्वाइट रेस्टलेस, और रोजेलैंड इधर जो है खुद बेचैन हो जाती है कि ऑरलैंडो आया क्यों नहीं। सी कैन नॉट बियर सॉलिट्यूड, वो शांति बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मतलब उसका बिछड़न या उसका अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसी समय वाइल वेटिंग फॉर ऑरलैंडो, जैसे वो ऑरलैंडो का इंतजार कर रही थी, उसने देखा कि ओलिवर उसके पास आ रहा है। ओलिवर टेल्स अबाउट हिज आइडेंटिटी, ओलिवर उसको अपनी आइडेंटिटी बताता है कि मैं ऑरलैंडो का भाई हूँ, और उसने उसको ये भी बताया कि ही इज़ द क्रिमिनल, वो क्रिमिनल है। ही डिड नॉट प्रोवाइड एजुकेशन ऑरलैंडो, दैट वाज हिज लीगल राइट। उसने ये भी बताया कि उसने ऑरलैंडो को एजुकेशन नहीं दिया जिसका वो हकदार था। बट व्हेन ही केम टू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ ऑरलैंडो, he slept under a tree where a lioness was about to kill him। वो बताता है कि वो ऑरलैंडो की तलाश में कहाँ आया? फॉरेस्ट में आया और एक पेड़ के नीचे सो गया, और जब वो सो रहा था तो तभी एक शेरनी उसको मारने की तलाश में थी या मारने की तैयारी में थी, लेकिन उसी समय ऑरलैंडो वहाँ पे आ जाता है और वो अपनी जान जोखिम में डाल कर उसको बचा लेता है। इतना बताता है, और वो ये भी बताता है कि ही ऑल्सो टेल्स रोजेलैंड दैट ऑरलैंडो इज़ वाउंडेड एंड ही हैज़ सेंट हिम। और उसने ये बताया कि ऑरलैंडो उसको बचाने के चक्कर में घायल हो जाता है और उसने उसको भेजा है रोजेलैंड को सब कुछ बताने के लिए। तो बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे ही ऑरलैंडो वहाँ से भाग करके ऑर्डन में आ गया था जंगल में, उधर से सीलिया और रोजेलैंड भाग गई थी, तो ड्यूक फ्रेडरिक ने ये सोचा कि ऑरलैंडो ने ही सीलिया और रोजेलैंड को भगाया है, इसलिए उसने ऑरलैंडो के भाई ओलिवर को बुलाया और बोला कि तुम जाओ, अगर ऑरलैंडो को पकड़ के नहीं ले आए मेरे सामने 1 महीने के अंदर तो तुम्हारी पूरी संपत्ति मैं जब्त कर लूँगा। इससे डर करके ओलिवर ऑरलैंडो की तलाश में निकला था जंगल में, और जो जंगल में आया तो उसके साथ ये घटना हुई कि तलाश करते करते वो एक पेड़ के नीचे सो गया, और वहाँ पे जब वो सो रहा था तो एक भूखी शेरनी ने इसको पर आक्रमण किया, लेकिन ऑरलैंडो वहाँ पे आके अपने भाई ओलिवर को बचा लेता है। और जैसे ओलिवर ये सारी चीज़ें देखता है तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, और फिर ऑरलैंडो जाके बोलता है उसको कि ऑरलैंडो कहता है कि तुम जाओ रोजेलैंड के पास और सारे इंसिडेंट को सुनाओ क्योंकि वो मेरा वेट कर रही है। तो ये सारी बातें चल रही थी। अपॉन लर्निंग दिस, जैसे ही रोजेलैंड को इसके बारे में पता चलता है, रोजेलैंड फेंट्स एंड आफ्टर कमिंग टू हर सेंसेस रसेस टुवर्ड्स वाउंडेड ऑरलैंडो। जैसे ऑरलैंडो के घायल होने की समाचार उसको मिलती है, रोजेलैंड बेहोश होकर गिर जाती है, और जैसे वो होश में आती है वो दौड़ पड़ती है ऑरलैंडो की तरफ, घायल ऑरलैंडो की तरफ। सीलिया एंड ओलिवर फॉल इन लव विद ईच अदर। अब उसी समय सीलिया भी देखती है ओलिवर को, और ओलिवर के चेंज बिहेवियर को देख करके वो उसके प्रेम में पड़ जाती है, ओलिवर भी सीलिया के प्रेम में पड़ जाता है। तो मतलब सीलिया और ओलिवर भी एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। ओलिवर रिपेंट्स ओवर हिज पास्ट डीड्स, ओलिवर दुख व्यक्त करता है, पछतावा दिखलाता है या पछतावा दिखाता है किसके ऊपर? अपने भूतकाल के या पास्ट डीड्स, अपने भूतकाल के कार्यों के लिए। एंड डिजायर टू लीव हिज एम्पायर एंड प्रॉपर्टी एंड लीव द लाइफ ऑफ शेफर्ड
विद सीलिया, और उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी संपत्ति वगैरह सारी चीज़ें छोड़ देगा और सीलिया के साथ एक गडेरिया बन करके रहेगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। तो वो गडेरिया का रूप लेकर के उसके साथ रहने को तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये स्टोरी इनके साथ चलती रहती है बच्चों, लेकिन इसके साथ ही कुछ कैरेक्टर्स और उनका रिलेशन और चलता रहता है। तो सब प्लॉट्स जो है वो टचस्टोन और जैक की बात कर रहे हैं, बट ऑरलैंडो, रोजेलिंड, सीलिया एंड ओलिवर आर नॉट ओनली द लव बर्ड्स इन द फॉरेस्ट। मतलब ऑरलैंडो और रोजेलिंड, सीलिया और ओलिवर, केवल यही दो प्रेमी का जोड़ा नहीं है इस फॉरेस्ट में। टचस्टोन रिवील्स हिज लव फॉर ऑड्रे। टचस्टोन ने भी अपने प्रेम को दर्शाया किसके प्रति? ऑड्रे के प्रति। और ऑड्रे कौन है? हु इन स्पाइट ऑफ बीइंग रफ एंड टफ वुमेन इज अ प्रिंसेस फॉर हिम, जो कि एक रफ एंड टफ मतलब एक अच्छी खासी औरत है जंगल की, जो कि उसको कैसा प्रतीत होती थी? टचस्टोन को एक प्रिंसेस के रूप में, एक राजकुमारी के रूप में लगती थी। देयर वॉज वन मोर लवर ऑफ ऑड्रे नेमली विलियम, बट वॉज फोर्स्ड टू फॉरगेट ऑड्रे एंड लीव हर। मतलब उसी जंगल में एक कैरेक्टर और रहता है, एक ग्रामीण और रहता है जिसका नाम है विलियम। वो ऑड्रे को प्रेम करता है, लेकिन ऑड्रे टचस्टोन को प्रेम करती है और वो उससे, विलियम से कहती है कि तू मुझे भूल जा और यहाँ से दूर चला जा, मुझे छोड़ दे। एक और कैरेक्टर की बात करें जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो अनदर लवर इन द फॉरेस्ट इज सिलिवस। सिलिवस भी एक और प्रेमी है जो सेफर्ड है, और हु नॉट लव्स बट वर्शिप फोबे, जो गडेरियन है फोबे, वो उसको प्रेम ही नहीं करता बल्कि उसकी पूजा भी करता है। लेकिन फोबे डज नॉट गिव हिम एनी अटेंशन एंड इग्नोर्स हिम। और फोबे उसको प्रेम नहीं करती है, उसको इग्नोर करती है। तो देखो जंगल में दो कैरेक्टर ऐसे हैं, उधर है ऑड्रे जो अपने प्रेमी विलियम को प्रेम नहीं करती है, उसको अवॉइड मारती है, और इधर है फोबे जो अपने प्रेमी सिलिवस को प्रेम नहीं करती है, उसको अवॉइड करती है। सी हरसेल्फ फॉल इन लव विद रोजेलैंड डिस्गुइज्ड गैनीमेड। वो खुद रोजेलैंड के प्रेम में गिर जाती है, किस रूप में? गैनीमेड के रूप में, मतलब उसके भेष बदले हुए रूप में, गैनीमेड के रूप में उसके प्रेम करने लग जाती है। रोजेलैंड फील्स एंग्री व्हेन शी कम्स टू नो अबाउट द रूड बिहेवियर ऑफ फोबे टुवर्ड्स सिलिवस। जब रोजेलैंड को फोबे के इस बिहेवियर का पता चलता है, सिलिवस के प्रति जो दिखा रही थी या सिलिवस से जो वो घृणा दिखा रही थी या रूड बिहेवियर कर रही थी, तो वो गुस्सा करती है फोबे के ऊपर एंड आस्क्स फोबे, और उससे कहती है कि तो मतलब फोबे रिस्पॉन्ड टू हिज लव एंड फॉरगेट हिम, कि रोजेलैंड को भूल जा, मतलब गैनीमेड को भूल जा और किससे प्रेम करने लग जा? सिलिवस को। मतलब जैसे रोजेलैंड को पता चलता है कि फोबे मुझे प्रेम करती है जबकि मैं खुद एक लड़की हूँ, तो वो गुस्सा करती है और गुस्सा करके फोबे को समझाती है कि तू मुझे भूल जा और उससे प्रेम करना स्टार्ट कर दे। किससे? सिलिवस से। आगे देखिए क्या होता है। रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन मतलब हो गया बच्चों सब कुछ का पूरा मिल जाना। रोजेलिंड आफ्टर कन्विंस्ड अबाउट द फेथफुलनेस ऑफ द लव ऑरलैंडो डिसाइड्स टू कम आउट ऑफ हर डिस्गुइज। जैसे ही रोजेलिंड को ऑरलैंडो के प्रेम के बारे में पूरा प्रेम पता चल जाता है कि कितना सच्चा प्रेम है उसका, उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपने भेष बदले हुए भेष से बाहर आएगी, मतलब रोजेलिंड के रूप में आएगी। सी लीड्स रेस्ट ऑफ द प्लॉट, और वो आगे प्लॉट को लेके जाएगी या प्लॉट को आगे बढ़ाएगी। सी आस्क एवरीबडी टू कम टू द प्लेस ड्यूक सीनियर। उसने सबको कहा कि ड्यूक सीनियर जहाँ पे रहता है सब लोग वहाँ पे आओ, एंड सी विल हेल्प एवरीबडी टू गेट हिज और हर बिलवेड। और वहाँ पे सब लोग आओ और सब लोग वहाँ पे अपने प्रेमी या प्रेमिका को जरूर प्राप्त करोगे, ऐसा कहती है। मतलब वो सबको कहती है कि सब लोग वहाँ इकट्ठे हो, सबको अपना प्रेमी या प्रेमिका मिलेगी। ऑन द नेक्स्ट डे सी कम्स आउट हर डिस्गुइज। अगले दिन वो अपने वेश बदले हुए रूप से बाहर आ जाती है। सी हर सेल्फ इज मैरिड टू ऑरलैंडो, और सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वो ऑरलैंडो से प्रेम करती रहती थी तो इसलिए उसने ऑरलैंडो से शादी कर लिया। सीलिया ओलिवर से शादी कर लेती है, ऑड्रे टचस्टोन से शादी कर लेती है, और फोबे को जब पता चलता है कि
गैनीमेड कोई नहीं है, रोजेलिंड ही है, एक लड़की है, तो उसने सिलिवस से शादी कर लिया। और फिर क्या होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ सॉन्ग, बहुत सारा सॉन्ग्स बजता है वहाँ पे, डांस होता है और बहुत सारे शादी मैरी मेकिंग इन द सेरेमनी, और बहुत सारे अवसर वहाँ पे या बहुत सारे नाच गानों के साथ बहुत सारी चीज़ें मनाई जाती हैं। इसी बीच क्या होता है, वाइल ऑल दिस इज गोइंग ऑन, जैसे ये सारी चीज़ें चल रही होती खुशी वाली चीज़ें, द थर्ड ब्रदर ऑफ ऑरलैंडो, अभी मैं बताया था आपको कि सर रोलैंड डिबॉयस के 3 भाई हैं, 3 बेटे हैं। तीसरा बेटा है जैक्स, जो कि किसके साथ रह रहा होता है, ड्यूक सीनियर के साथ। वो आके बताता है, वो वहाँ पे आता है और ये बताता है किसको, ड्यूक सीनियर को, कि फादर ऑफ सीलिया मतलब ड्यूक फ्रेडरिक जो है आ रहा था जंगल पे आक्रमण करने के लिए, लोगों को मारने के लिए, लेकिन रास्ते में उसको जो है एक साधु व्यक्ति मिलता है, एक सेंट मिलता है, और उससे कुछ प्रवचन लेने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो परिवर्तित हो गया है, तो वो एक बदल गया है, मतलब पहले जैसा नहीं रहा, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ जेंटलमैन, अब वो एक जेंटलमैन हो गया, मतलब साधु से मिलने के बाद वो एक जेंटलमैन के रूप में हो गया, और वो डिसाइड किया है कि अब वो एक सन्यासी के रूप में या एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में जीवन जिएगा और ड्यूक सीनियर को सिंहासन वापस लौटा देगा। इसी समय हेम जो शादी के देवता हैं वो सबको आशीर्वाद देते हैं और गाना बजता है और पूरा प्ले ख़त्म हो जाता है या पूरा नाटक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो जैसा कि आपने पूरी स्टोरी सुन लिया होगा, तो आई होप पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, पूरा प्ले आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं इस प्ले से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।